और बड़ी खबर झुंझुनू से है, जहां एक बेकाबू ट्रक पलट गया। इस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को मोड़ते वक्त, घुमाते वक्त अपना संतुलन ट्रक पर से खो दिया और बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। साबुन के कार्टन से यह ट्रक भरा हुआ था। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रात की खबर यह है, सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद। ये सीसीटीवी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। झुंझुनू में यह हादसा, झुंझुनू की ये तस्वीरें। ट्रक को मोड़ते वक्त, मोड़ पर यह हादसा हुआ। ट्रक को मोड़ते वक्त ट्रक ड्राइवर ने अपना संतुलन ट्रक पर से खो दिया और मोड़ पर यह ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। साबुन के कार्टन इस ट्रक में भरे हुए थे। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। साबुन के कार्टन से भरा ट्रक पलटा। ये तस्वीरें देखिए, तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा था, बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम से नीचे। झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं। ड्राइवर ने ट्रक पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के चलते वो ट्रक पर काबू नहीं पा पाया और मोड़ते वक्त, घुमाव पर, मोड़ पर ट्रक पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है। इस ट्रक में बताया जा रहा है साबुन के कार्टन भरे हुए थे और ड्राइवर कहीं डिलीवरी के लिए पहुंचा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में तेज रफ्तार के कारण मोड़ पर ये ट्रक असंतुलित होकर इसका बैलेंस बिगड़ा ट्रक का और धड़ाम से नीचे। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में डीआरआई का बड़ा एक्शन। बिलाड़ा में करोड़ों रुपए का सोना डीआरआई ने पकड़ा है। 5 किलो 400 ग्राम सोने को जब्त किया है। जयपुर से जोधपुर ये सोना ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फायरिंग की भी सूचना है। डीआरआई टीम के एक सदस्य के घायल होने की भी खबर है। जोधपुर के फाइनेंसर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चांदी भी बरामद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से। जोधपुर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, डीआरआई का बड़ा एक्शन। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिलाड़ा में करोड़ों का सोना पकड़ा है, बड़ी कार्रवाई डीआरआई की। राकेश, क्या जानकारी, किस तरह से कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से जो जोधपुर के आसपास जो तस्करों का एक पूरा नेटवर्क पनपता जा रहा था, उसको लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसियां बहुत पैनी नजर इस पर बनाए हुए थी। और ये जो करीब 4 करोड़ के आसपास सोने चांदी जो जब्त की है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्कर हैं बहुत हाई प्रोफाइल तस्कर हैं और तस्करी का जो इनका एक जरिया था, वो लग्जरी गाड़ी में इन्होंने एक सीट के नीचे एक अवैध तरीके से एक केबिन बनाई थी। उस केबिन में छुपा करके, ताकि जांच एजेंसियां वहां तक पहुंच नहीं सके। लेकिन चूंकि गोपनीय सूचना इसकी डीआरआई की टीम के पास में थी, तो डीआरआई की टीम ने जब दबिश दी थी, तो जो तस्कर थे उन्होंने जो है हमला किया था डीआरआई की टीम पर और एक गोली जो है डीआरआई की टीम के सदस्य को लगी है, उसमें वो डीआरआई की टीम का सदस्य घायल हुआ है। तो इसमें जो तस्कर है उनके खिलाफ तस्करी के साथ साथ जो सरकारी अधिकारी पर जानलेवा हमले करने का भी इसमें जो डीआरआई की टीम है उसने इसमें मुकदमा दर्ज करवाया है। और जो तस्कर है उनका नेटवर्क किस लेवल पर है, क्योंकि 4 करोड़ के आसपास की सोने चांदी ये पकड़ी गई है और भी इसमें बड़े जो है तस्करी के खुलने की आशंका है। तो डीआरआई के साथ साथ जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं इस मामले को लेकर अब सक्रिय हो गई हैं और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। ठीक है, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर अलवर से है। एक बार फिर अलवर शर्मसार हुआ है। अलवर में एक महिला से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। भांजे के साथ ये महिला घर लौट रही थी, भांजे के साथ लौट रही थी। 6 से ज्यादा लोगों ने, जब ये महिला अपने भांजे के साथ लौट रही थी, बीच में इस महिला को रोका और भांजे को बंधक बनाकर महिला के साथ रेप किया गया। हरियाणा बॉर्डर पर महिला से इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तिजारा थाने में अब पीड़िता ने मामला दर्ज करवा दिया है। आरोपियों ने रेप के बाद वीडियो बनाया
और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तिजारा पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अलवर फिर शर्मसार, महिला से फिर महापाप। छोरो घून गाड़े इलाका ऐसे झूठ मत पिए। कंसाली तो हमारा अपनो गांव है, कंसाली हमारे गांव। रेप किया, वीडियो बनाया, मेरे साथ गलत काम किया, फिर उसने गलत काम किया, फिर जो मेरे साथ भांजा है उसका पैर हाथ खोल के नहीं, फिर वो जबरदस्ती मेरे ऊपर पट दे कपड़ा काट के, अब किसके साथ भी तुम करो और सारी वीडियो बना। गिरफ्त में 3 गुनहगार। गाड़ी से पैसा दें लो, हम आपसे हुए हूँ 4-5-6-7 लोग हमारे पीछे लग गए। उसने हमारे साथ बदतमीजी करी है, बदतमीजी करके नहीं, उसने एक हमारा भाण जैसा उसका हाथ पैर हाथ बांध दिया, जो भूता नाम का उसका मेरे साथ गलत काम। अलवर फिर शर्मसार है क्योंकि फिर यहाँ एक महिला के साथ महापाप हुआ है। 14 सितंबर को पीड़ित महिला हरियाणा में अपने रिश्तेदार को पैसे देकर अपने घर लौट रही थी, इस बात से अनजान कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। साथ में भांजा भी था, लेकिन घर पहुंचने से पहले तिजारा थाना अंतर्गत एक गांव के पास 5-6 युवकों ने मामी भांजे को घेर लिया, पहाड़ियों पर ले जाकर भांजे को बांध दिया और फिर एक आरोपी ने महिला के साथ घिनौना काम किया, उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद भांजे को भी अपनी ही मामी के साथ महापाप करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। उसने गलत काम किया, फिर जो मेरे साथ भांजा है उसका पैर हाथ खोल के नहीं, फिर वो जबरदस्ती मेरे ऊपर पट दे कपड़ा काट के, अब किसके साथ भी तुम करो और सारी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो वायरल हुआ तो पीड़ित ने अपने पति को आप बीती बताई और फिर 17 सितंबर को तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस भी एक्शन में आई और इस घिनौने कांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने घर जाकर अपने पति को बताई और वीडियो वायरल होने के बाद आज कल उन्होंने शाम को आकर अभियोग दर्ज कराया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सारे अनुसंधान प्रारंभ किया। रात्रि को भारी पुलिस बल के साथ अपने गांव को घेर कर उसको दबिश दी और तलाश के मुलजिमों को, उनमें से हम 6 जो नामजद मुलजिम किए गए थे तफ्तीश के आधार पर, उनमें से हमने 2 को लाने में सफल रहे और अन्य की तलाश जारी है। इस संबंध में हमने हरियाणा और राजस्थान में 3-4 पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें लगाकर शीघ्र इनको दस्तयाब करेंगे और कल इन लोगों को जो 2 दस्तयाब किए गए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करके उन्हें न्यायालय में पेश करेंगे। कुछ वक्त पहले भी अलवर में एक घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया था। एक पति के सामने उसकी पत्नी से गैंग रेप किया गया था, तब भी अलवर उस महापाप पर मौन था और आज भी अलवर खामोश है। हालांकि पुलिस का दावा है कि सब गुनहगार जल्द सलाखों में होंगे, लेकिन उस सवाल का क्या जो अलवर को फिर शर्मसार कर रहा है, पूछ रहा है कि आखिर अलवर में बार बार क्यों दरिंदगी होती है, क्यों बार बार अलवर को शर्मसार होना पड़ता है, क्यों अलवर में महिलाएं महफूज नहीं हैं, क्यों पाप करने वालों को पुलिस का डर नहीं। ना जाने कब इन सवालों का जवाब मिलेगा, ना जाने कब बहू बेटियां अलवर में सुरक्षित महसूस करेंगी, ना जाने कब घर के बाहर किसी बेटी को कोई खौफ नहीं होगा, ना जाने कब ऐसी दरिंदगी पर लगाम लगेगी और न जाने कब अलवर के बार बार शर्मसार होने पर ब्रेक लगेगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरा मामला एक बार फिर से बता दीजिए, साथ ही पुलिस ने किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया और क्या सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं? राजेंद्र।
जी आपका जो सवाल है वो उसमें शुरुआत अगर की जाए तो ये मामला हुआ 14 सितंबर को। ये घटना को अंजाम करीब 2:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब पीड़िता अपने भाई को 10,000 रुपए देकर के अपने भांजे के साथ लौट रही थी। और उस दौरान चूंकि पहाड़ी के दूसरी साइड में वो गांव था और उसको अगर घूमकर काफी दूरी से जाना था, इसलिए वो पहाड़ी के रास्ते से शॉर्ट रास्ता जो था वहां पर अपने भाई को बुला लिया था और उसके बाद ये चले गए थे। और उस रास्ते में जैसे ही जब ये वापस लौट रहे थे तो 6-7 लोग मिले और उनके द्वारा उस महिला के साथ दरिंदगी की गई और उसके भांजे को बंधक बना लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और उसके बाद एक आरोपी जो आसम है उसके द्वारा महिला से दरिंदगी की गई और इस दौरान उसके जो अन्य साथी थे उनके द्वारा सहयोग किया गया। फिर बात यहाँ नहीं बनी और उसके बाद आरोपियों के द्वारा कि कहीं मुकदमा दर्ज हो सकता है, इसके लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उन्होंने महिला के साथ जो भांजा था उससे दरिंदगी कराई और उसका वीडियो बना करके उसे ब्लैकमेल किया गया कि अगर आपने इसका मामला दर्ज कराया तो आपका ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब पीड़िता ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, लेकिन आरोपियों के द्वारा हरियाणा के गांवों की तरफ सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल कर दी है। इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को, जिसमें मेन जो दुष्कर्म का आरोपी है आसम, उसको गिरफ्तार कर लिया है, एक नाबालिग और एक अन्य सहयोगी को, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। राजेंद्र मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेन आरोपी हिरासत में है पुलिस की, लेकिन सवाल यही जो न्यूज़ 18 बार बार पूछ रहा है कि आखिर क्यों पुलिस का इकबाल अपराधियों के सामने कमजोर होता जा रहा है। अलवर से ये खबर है, एक बार फिर अलवर शर्मसार हुआ है। एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। रेप किया गया एक महिला के साथ उसके भांजे के सामने। महिला अपने भांजे के साथ आ रही थी, तभी बीच में 3-4 युवकों ने इस महिला को रोका और इसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और सीकर से बड़ी खबर आ रही है, एक स्कूटी सवार सीकर में जिंदा जल गया। इलाके में इस हादसे के बाद से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर शव जलाने की कोशिश भी की गई। जांच में अब सीकर पुलिस जुट गई। सीकर के दादिया थाना इलाके के पलासिया गांव के पास देर रात एक स्कूटी सवार के जिंदा जलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्कूटी सवार के जिंदा जलने की सूचना मिलने पर दादिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक की हत्या कर उसका शव जलाया गया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। स्कूटी के नंबरों के आधार पर मृतक युवक की शिनाख्त बगड़ी गांव के रहने वाले शुभकरण स्वामी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं सीकर से। अशोक, पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या साफ हो पाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दादिया थाना इलाके के अंतर्गत पलासिया गांव पड़ता है। उस पलासिया गांव की मुख्य सड़क जो है, वहां पर देर रात को कुछ लोगों ने एक स्कूटी सवार को जिंदा जलते देखा था। उसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। जब पुलिस ने घटनास्थल पे देखा तो प्रथम दृष्टया ये समय लगा कि युवक हत्या करके और इसके शव को जलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस वहां मिले थे वो इसी और इशारा कर रहे थे कहीं ना कहीं कि युवक की कहीं और हत्या की गई है और उसके बाद इसके शव को यहाँ लाके जलाया है। इसके बाद पुलिस ने जो है मृतक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जो स्कूटी के नंबर थे उसके आधार पर युवक की शिनाख्त हुई। तो पुलिस के अधिकारियों का भी ये मानना है कि जो है युवक की हत्या की गई है और उसके बाद जो है इसके शव को यहाँ लाके जलाया है। पुलिस अभी जो है मेडिकल बोर्ड से मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। परिजनों को जो है पूरे मामले की सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जो है जांच में जुट गई है। ठीक है, अब तक कुछ आरोपियों का पता चल पाया? देखिए, अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं लगा है, क्योंकि अभी जो मामला है सुबह ही खुला है सारा का सारा। पुलिस सबसे पहले मृतक के युवक के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। उसके बाद जो है स्कूटी के नंबर के आधार पर जो पूरे मामले की शिनाख्त हुई है तो पुलिस उसी दिशा में जो है अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। वो सिसकती रही और बिकती रही, एक बार नहीं कई बार। ये फिल्मी कहानी नहीं, सच्चाई है उस युवती की जो रहने वाली तो नागालैंड की है, लेकिन उसका सौदा
राजस्थान में हुआ, वो भी कई बार। ये मामला चूरू का है, जहां नागालैंड की एक युवती को राजस्थान में 3 बार बेचा गया और करीब 2 साल से उसका देह शोषण भी हो रहा था। युवती का कहना है कि उसे राजस्थान में अलग अलग समय अलग अलग लोगों को 3 बार बेचा गया। आरोप है कि उस दौरान उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया। चूरू के महिला थाने में नागालैंड की युवती ने मामला भी दर्ज करवाया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और युवती का मेडिकल भी करवाया है। कई लोगों पे आरोप लगाया है कि राजस्थान में कोई किशोर जांगीड़ के नाम से एक व्यक्ति है, जिससे मेरी 2018 में जानकारी हो गई थी। उसने मेरे को यहाँ राजस्थान में बुला लिया, फ्लाइट की टिकट बनाई और राजस्थान में बुला लिया और 1 महीने तक अपने गांव में रखा। उसने मेरा देह शोषण किया। उसके बाद उसने किसी सुभाष जांगीड़ को मेरे को सौंप दिया। फिर उसने मेरे को 1 महीने रखा। अलवर के बानसूर में शुक्रवार रात करीब 9 बजे बानसूर के रामलीला चबूतरे के पास खेल में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठियां चल गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी को बानसूर सीएचसी अस्पताल लाया गया। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बानसूर में जो बीरखाना मोहल्ला के पास में पुराना रामलीला मैदान है, वहाँ पे शाम के टाइम में ये खेल रहे थे, जिसमें ये दिनेश कुमार खटीक उम्र 25 साल करीब, इसके पड़ोसी पंकज सोनी वगैरह वहाँ पे खेल रहे थे। खेल में झगड़ा हुआ, जिसमें ये दिनेश कुमार चोट के मजरूह हुआ है, चोट लगी है। इसके उपचार के लिए इसका मेडिकल रवाना कराया गया, इलाज कराया गया, पर्चा बयान लिए गए और मुलजमानों की गिरफ्तारी की जा रही है। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में आज सुबह बस संचालकों के बीच झगड़ा हो गया। शहर के 12वीं रोड चौराहे पर यात्रियों को लेकर बस संचालक आपस में ही जूझ गए। बात इतनी बढ़ी कि एक बस ड्राइवर ने अपनी बस से दूसरी बस को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने आकर मामला शांत करवाया, लेकिन आधे घंटे तक बस संचालक चौराहे पर हंगामा करते रहे। आ रही है, ये ऐसे बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ कितनी स्मेल आ रही है। तो कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई आवाज। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लगी आग, फैक्ट्री खाक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात रेजिडेंट्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, जो अब आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं ये डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स के हितों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। आज और कल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अब इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। सुबह 11:30 पर इनसे बातचीत होगी, वार्ता होगी और मांगे पूरी नहीं होने पर 21 सितंबर को कार्य बहिष्कार की भी इन्होंने घोषणा की है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स करेंगे। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है इनकी, क्यों ये विरोध दर्ज करवा रहे हैं डॉक्टर्स अपना? देखिए सुमित, रेजिडेंट डॉक्टर्स की कल जिस तरह से एक मीटिंग हुई थी, जनरल बॉडी मीटिंग थी जाड़ की, जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स, उसमें कई फैसले हुए थे। इसी
पर बात करने के लिए हमारे साथ में खुद जाड़ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बिश्नोई मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को जीबीएम जो है तुरंत बुलानी पड़ी और उसके बाद इन्होंने मांगे जो है सरकार से रखी हैं, क्या मांगे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कल जीबीएम जो है बुलाई अचानक और फिर उसके बाद कुछ निर्णय आप लोगों ने लिए, क्या थी मांगे वो बताएं आप। सर्वप्रथम सचिन जी, मैं चिकित्सक समुदाय की तरफ से पूरे देश में, पूरे विश्व में जो चिकित्सक गण वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा एवं हमें उन चिकित्सक वीर शहीदों पे एवं उनके परिवार वालों पे इस चिकित्सक समुदाय को नाज है। हमने जीबीएम आयोजित किया क्योंकि 8 महीने से ये कोरोना इस देश में फैल रहा है और अभी बहुत विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है कि इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो सुविधाएं हैं रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए और हमारे डॉक्टर समुदाय के लिए, वो सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं हम लोग, तो सही ढंग से काम नहीं कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से हमने एक जीबीएम बुलाई और उसके अंदर फैसले लिए गए कि अगर इन सुविधाओं को लेकर गवर्नमेंट टाइम पे एक्शन नहीं लेती है और संवेदनशीलता दिखाते हुए ये काम नहीं होते हैं टाइम पे, तो हम लोग अभी काली पट्टी से विरोध कर रहे हैं और कल भी हमारा काली पट्टी से विरोध जारी रहेगा और उसके बाद हम कार्य बहिष्कार पे जाएंगे। अगर सुविधाओं की बात करें कि किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं, क्या काम करने में कहीं कोई परेशानी आ रही है, काम के घंटों को लेकर के कोई वर्कलोड बढ़ा हुआ है, क्या है आपके साथ? सुविधाओं के लिए ये है कि जो रेजिडेंट पॉजिटिव आ रहे हैं उनको उचित बेड नहीं मिल पा रहे हैं। आरयूएचएस के अंदर जो 9th फ्लोर गवर्नमेंट ने बोला कि डॉक्टर्स के लिए रिजर्व है, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं। अभी भी पेशेंट लोग वहाँ पे भर्ती है और हमारे डॉक्टर्स के लिए वहाँ पे कोई अलग से बेड की व्यवस्था नहीं की गई है और जो बेड नीचे मिल रहे हैं वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है और वहाँ पे इतनी गंदगी है कि आप अगर नॉर्मल पेशेंट भी जाए तो कोरोना हो जाए उसको। नॉर्मल डॉक्टर्स जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनकी इतनी परेशानियां हो रही है वहाँ पे कि 200 पेशेंट एक ही डॉक्टर को देखने पड़ रहे हैं। तो जो रोटेशन पे एमओ वहाँ लगाए हैं उनका भी रोटेशन सही नहीं चल रहा है। इस वजह से हमारे रेजिडेंट साथी इतने परेशान हो गए हैं कि वहाँ पे जो रेजिडेंट साथी वहाँ ड्यूटी कर रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वजह से ये एक गंभीर समस्या है कि किस तरीके से हम इसको डील करें कि इन्फेक्टिविटी कम हो। संक्रमण जो फैल रहा है वो डॉक्टर्स के अंदर इसी तरह से फैलता रहा तो फिर डॉक्टर्स बचेंगे ही नहीं ट्रीटमेंट करने के लिए, तो क्या हालात होंगे आप समझ पा रहे होंगे सर। बिल्कुल। एक खाने पीने की भी बात आप लोगों ने की कि खाना पीना जो है समय पर नहीं हो पाता है, शुद्ध खाना पीना नहीं मिलता है, तो वो क्या समस्या? खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ पे हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि खाने पीने में पानी की बोतल्स जो मिल रही थी, एक बोतल्स पूरे दिन में मिल रही थी डॉक्टर्स को। बहुत समस्या यहाँ चल रही थी। मैं खुद 4 दिन वहाँ पे गया और हम लोगों ने खुद से ही आगे से खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों के लिए करवाई जो वहाँ पे एडमिटेड है। अब एडमिटेड रेजिडेंट्स है वो तो बाहर नहीं आ सकते। चलिए, अब उनके लिए व्यवस्थाएं होती है तो प्रशासन को देखना होता है, लेकिन प्रशासन लचर दिखाई दिया इसमें और हम लोगों को जीबीएम बुलाना पड़ा। बिल्कुल। तो सुमित, देखा आपने कि डॉक्टर्स की जो है अपनी कितनी समस्या है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब खुद एक चिकित्सक यानी जो समाज की सेवा में जुटा है, मरीज की सेवा। 11:30 बजे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की बातचीत होगी। और बड़ी खबर, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या की है। फांसी लगाकर की सामूहिक आत्महत्या। कानोता थाना इलाके के जामडोली की यह घटना है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने की आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या, फांसी लगाकर आत्महत्या। कानोता थाना इलाके के जामडोली की घटना। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या, एक ही परिवार के, क्या कारण बताया जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है, पुलिस क्या कर रही है, क्या बता रही है पुलिस अब जांच में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कानोता थाना क्षेत्र के जामडोली के पास राधिका विहार नामक एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में ये परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा 2 बेटे जो हैं वो शामिल हैं और चारों ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि ये जो परिवार है वो ज्वेलरी का काम जो है वो करता था और शुरुआती स्तर पर ऐसा लग रहा है पुलिस को कि संभवतः कोई कर्जे का मामला होगा और कर्जे के मामले के मद्देनजर
इन लोगों ने आत्महत्या की है। हालांकि अभी पुलिस पुख्ता रूप से इस लिहाज से नहीं बता पा रही क्योंकि अभी एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर तमाम तथ्य जो है वो जुटाएगी और उसके बाद जो है वो जानकारी ली जा पाएगी। कौन कौन है ये लोग जिन्होंने आत्महत्या की है और क्या इनके परिवार में कोई और है इस वक्त, या ये 4 लोग ही एक परिवार में थे? देखिए अभी यही जानकारी आ रही कि ये 4 लोग ही थे। माता पिता के अलावा 2 बेटे भी थे जिन्होंने फंदे पर झूलकर जो है वो आत्महत्या कर ली है, इस प्रकार की जानकारी। और पूरा मामला कर्जे का बताया जा रहा है कि कोई कर्जा इन पर था और कर्जे को लेकर इनको परेशान किया जा रहा था, इस प्रकार की बात भी सामने आ रही है। और ऐसी भी बात सामने आ रही कि जिस व्यक्ति द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा था संभवतः पुलिस उससे भी जो है वो पूछताछ कर रही है। इस प्रकार की तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन चूंकि कुछ देर पहले की ही पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस पहले एफएसएल के जरिए तमाम जो वहां पर घटनास्थल पर मौके स्थल पर तथ्य जुटा रही है, सबूत जुटा रही है और उसके बाद ही कुछ कह पाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर यही सामने आया कि ज्वेलरी का काम ये परिवार करता था और कर्जा को लेकर ये परेशान थे और शुरुआती तौर पर यही माना जा रहा है कि कर्जे के मद्देनजर इस परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली है। अच्छा, पुलिस, आप बता रहे हैं पुलिस को कुछ देर पहले ही सूचना मिली है और पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है, लेकिन क्या ये पता चल पाया ये आत्महत्या का कदम इन्होंने कब उठाया? क्या आज सुबह या फिर देर रात, क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए शुरुआती तौर पर जब जिस प्रकार से पुलिस को सूचना मिली है उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि संभवतः देर रात की ये घटना हो जब इन 4 ने जो है वो आत्महत्या कर ली हो फंदे पर लटक के। लेकिन अब चूंकि पुलिस को कुछ देर पहले सूचना मिली है इसलिए पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने क्योंकि एफएसएल को बुलाना आवश्यक होता है इसलिए आज से पहले एफएसएल को बुलाया है पुलिस ने ताकि एफएसएल जो है वो तमाम बारीक जो सबूत होते हैं उन्हें इकट्ठा कर पाए। क्योंकि जिस प्रकार से आत्महत्या की है तो इनके तमाम कितनी बजे आत्महत्या की है, क्या ये आत्महत्या ही है या इसके पीछे और कुछ वजह है, इन तमाम चीजों को जो है वो जुटाएगी, उसके बाद ही जो है वो पूरी जानकारी मिल पाएगी। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो कानोता थाना इलाके के जामडोली की घटना है, एक परिवार के 4 लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या। पुलिस अब जांच में जुट गई है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात सरकार के सुरक्षा संकल्प की।